सभी परीक्षार्थियों का, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर। संस्कृत स्पेस की पूरी टीम आपको नमस्कार करती है, आपका स्वागत करती है इस योगी बैच में। हमारे साथ हैं अभिषेक सर, 4th ईयर PhD है, और SRF हैं सर। इनकी ही प्रेरणा से हम लोग आपके बीच जुड़े रहते हैं और इनके ही कदम चिन्हों पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। दूसरी बात कि आज आपके सामने हम लोग जो आए हैं, एक नई पहल लेके आए हैं, नई योजना लेके आए हैं, नई खुशखबरी लेकर के आए हैं, जो कि जिसका नाम है योगी बैच। आपने हम लोगों को पहले भी देखा होगा, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नए जुड़े होंगे। उन लोगों के लिए बता देता हूं कि संस्कृत स्पेस की टीम के द्वारा पिछले गत 2 महीनों में CUT PG की विधिवत तैयारी कराई गई, पूरे पाठ्यक्रम को कवर कराया गया, टेस्ट सीरीज भी लगवाई गई, उसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिला है। उसी के साथ अभी हमारे यूपी में परीक्षा होने वाली है, यूपी TGT की, जिसमें स्ट्रेंथ बहुत है। इसके लिए हमने सबसे पहले अच्छा समझा कि यूपी TGT को परीक्षार्थियों के बीच लाया जाए, पूरे पाठ्यक्रम को विधिवत उनके सामने लाया जाए। इसलिए हम लोग योगी बैच को लेकर के आए हैं, जो कि स्पेशली यूपी TGT के लिए है। आपको बता देता हूं कि हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, जिसकी लिंक आपको YouTube पर मिल जाएगी और अन्य ग्रुपों में भी मिल जाएगी। आप लोग पर्सनल गाइडेंस के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो योगी बैच का ध्येय क्या है, योगी बैच का पूरा प्लान क्या है, कैसे हमारी स्ट्रेटजी रहेगी हमारी टीम की, और आपकी भी कैसे रणनीति होनी चाहिए, इस विषय पर सर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद राहुल जी। तो सबसे पहले तो आप सभी को बधाई कि संस्कृत स्पेस चैनल के द्वारा ये एक नई पहल फिर से आप लोगों के शुरू की गई है। TGT क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों TGT शुरू किया गया? इसलिए क्योंकि नेट हो गया या PGT हो गया या और जो परीक्षाएं हो गई, उनका सिलेबस बड़ा है और ज़्यादा बड़ा सिलेबस होने की वजह से सारी चीज़ें परीक्षा में पूछी नहीं जा पाती हैं। तो उसमें खुद से भी अगर पढ़ लिया आपने तो सिलेबस कवर हो जाता है और चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन TGT का सिलेबस देखने में बड़ा नहीं लगता है, वस्तुतः वो बड़ा है लेकिन देखने में बड़ा नहीं लगता है। क्यों? मान लीजिए 4-5 ग्रंथ लगे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का केवल चौथा सर्ग लगा दिया आपको, चौथा अंक लगा दिया केवल। अब आपको लग रहा होगा कि चौथा अंक है, केवल 22 श्लोक हैं, वही तो पढ़ने हैं, लेकिन वो 22 श्लोक 100 श्लोक के बराबर हैं। एक एक पद का पदार्थ पूछ लेगा, समास पूछ लेगा, प्रक्रिया पूछ लेगा कुछ अंदर से। सूक्ति तो बहुत सामान्य प्रश्न है TGT में, जो बाकी परीक्षाओं में कठिन प्रश्न होता है, सूक्ति TGT का सबसे सामान्य प्रश्न है। अब विचिंतयन्ती में प्रातिपदिक पूछ लेगा कि किस प्रातिपदिक से कौन सा रूप बना है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा जो है यहाँ पर समास है, इस तरीके से। तो जो प्रश्न आने वाले हैं उनकी प्रकृति को देखते हुए वही छोटा सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, और उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थी अपने आप से केवल पढ़ करके उसको निकाल पाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके लिए। यद्यपि निकाला जा सकता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है राहुल जी। तो इसलिए इसमें पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है कि कोई व्यक्ति श्लोक, उसमें छंद अलंकार बता दे, उसका पद पदार्थ बता दे, उसमें समास बता दे, समास किस सूत्र से हुआ है बता दे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो, जैसे आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं, उसमें नहीं मिलेगी, लेकिन अन्य कालिदास से संबंधित कोई सूक्ति या कोई बात अन्य जगह से पूछ ली जाएगी, जो 2-4-10 साल अध्ययन करने के बाद आप जान पाते हैं, जो आपके पूर्व अध्ययन पर आधारित होती है। तो किसी ऐसे अध्यापक से पढ़ने पर जिसका अध्ययन 2-4-10 साल का पूर्व में है, वो चीजें आपके सामने वो बहुत ही आसानी से परोस देगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि योगी बैच हम यूपी TGT संस्कृत के लिए शुरू करते हैं, और जो आपके सामने है। अब प्रश्न है कि इसका नाम योगी बैच क्यों है, इसका नाम योगी बैच क्यों है? जब प्रश्न आपके सामने आएगा कि ये योगी बैच है भाई, इसमें क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि योगी बैच एक क्रिएटिविटी है। ये हमारी टीम की सृजनात्मकता का परिणाम है कि हमने विचार किया और उसका योगी बैच नाम रख दिया। क्यों रख दिया? कारण है, उसके 3 कारण है हमारे पास योगी बैच इसका नाम रखने का। हमने जो हमने प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग ये थी कि बैच हम 21 जून को लॉन्च करने वाले थे, और आप सबको पता है 21 जून को क्या होता है। 21 जून को योग दिवस है, जो मोदी जी ने इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो प्रसारित किया, क्या? योग दिवस। तो योग दिवस के उपलक्ष्य में हमने इसका नाम योगी बैच रख लिया, ठीक है। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण था
कि चूंकि हम शुरू कर रहे हैं योगी यूपी टीजीटी के लिए, संस्कृत के लिए, और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? योगी जी की सरकार है। योगी जी के सानिध्य में, नेतृत्व में उत्तर प्रदेश फल फूल रहा है, समृद्ध हो रहा है। तो इसलिए हमने योगी बैच का नाम रख लिया। तो योगी का तात्पर्य या फिर लक्ष्य अर्थ जो यहाँ पर है वो है यूपी, तो इसका मतलब हुआ यूपी बैच, ठीक है। और तीसरा जो अर्थ हुआ कि जिस प्रकार एक योगी तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करता है, वस्तुतः सांसारिक जीवन में एक सरकारी राजकीय नौकरी का जुगाड़ कर पाना मोक्ष से कम तो नहीं है। तो जिस प्रकार एक योगी तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करता है, उसी तरह हमारे साथ मिलकर के आप तपस्या करें और नौकरी रूपी मोक्ष को आप प्राप्त करें। ये 3 कारण थे जिसकी वजह से हमने इसका नाम एक योगी बैच रखा। अब हम आगे जानेंगे कि इसमें क्या है, तो राहुल जी प्रकाश डालिए इस पर। तो सर ने जैसे कि बहुत अच्छे से बताया कि इसके 3 कारण हैं, ठीक है। क्या योगी बैच का मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी योगी का प्रचार कर रहे हैं या किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। योगी का मतलब यही है कि आप योगी बन जाइए, आप एक साधक बन जाइए। आप साधक बन जाइए कब तक? जब तक आप परीक्षा से प्रवेश तक, परिणाम तक नहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि योगी क्या करता है? साधना करता है। और जो आपके एक परीक्षार्थी की जो साधना का समय होता है वो 15 वर्ष की आयु से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक होता है। और एक हायर एजुकेशन में आप हैं तो 30 वर्ष हो जाएगा, उससे ज्यादा सोढ़व्य नहीं है। अगर 30 वर्ष से पहले आप चैन से सोए तो 30 वर्ष के बाद आप बोझा ढोगे। अगर 30 वर्ष से पहले आपने अपनी विद्या का बोझा ढो लिया, मेहनत कर लिए, तो 30 वर्ष के बाद आप चैन से सोओगे। इसलिए आपको योगी बनके, महात्मा बनके साधना करने की आवश्यकता है। हम लोग, हमारी टीम आपके साथ मेहनत करेगी, साथ ही आपको भी हमसे पुरजोर मेहनत करनी है, जिससे आपके कंधे मजबूत हो सकें और आप परीक्षा के लिए तैयार हो सकें। तो योगी बैच का एक कारण सर ने ये बताया। दूसरा इन्होंने बताया कि योग दिवस पर हमारा बैच प्रारंभ होने जा रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, कुछ हमारे सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से हम लोग एक दिन लेट हुए, उसके लिए सबसे क्षमा चाहते हैं। और तीसरा जो कारण सर ने बताया वो इसलिए बताया कि योगी का मतलब लक्ष्यार्थ क्या है? यूपी। तो ये यूपी टीजीटी के लिए है, यूपी बैच है, इस वजह से इस बैच का नाम हम लोगों ने क्या रखा है? योगी बैच। अब देखिए संस्कृत स्पेस की प्लानिंग क्या रहेगी। योगी बैच में हम लोग क्या करेंगे, किन किन चीजों पर ध्यान देंगे, तो लिखा है क्या होगा योगी बैच में। तो अभिषेक सर आपको बताएंगे कि योगी बैच के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, संस्कृत स्पेस की टीम आपके बीच क्या क्या लेकर के इस योगी बैच में आएगी। तो हाँ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो ये है योगी बैच की ब्रीफिंग, जो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि पूरा पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो पूरे पाठ्यक्रम से क्या मतलब है? जो आद्योपांत पूरे पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है, आद्योपांत जो भी हमारे पास लिखा हुआ है, हो सकता है ये कलर दिख ना रहा हो तो इसको हम कर लेते हैं रेड। आद्योपांत जो भी लिखा हुआ है सिलेबस में, उत्तर प्रदेश सरकार के जो टीजीटी कमीशन कराता है, पूरा सिलेबस आद्योपांत पढ़ाया जाएगा। जैसे सीयूटी पीजी में चूंकि सिलेबस वाइज ही हमने पढ़ाया था, वैसे ही इसमें भी हम आद्योपांत पूरा सिलेबस कराएंगे। सिलेबस बहुत लोग करा रहे हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं, पर ज्यादातर चीजें संस्कृत जगत में पढ़ाई जा रही हैं और बहुत सारे चैनल्स हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या विशेष है, क्यों, मतलब आपको यहाँ क्यों लाभ होगा कि सबसे पहले तो सारे, देखो किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए 3 पड़ाव होते हैं। सबसे पहले क्या, एक उसका सिलेबस आपको आद्योपांत पता हो, सिलेबस की जानकारी हो। दूसरा, जो सिलेबस में दिया हो वो पता होना चाहिए, वो अध्ययन करना चाहिए। तीसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो होते हैं क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो PYQ होते हैं। सब, मैं अगर कहूँ कि सिलेबस तो ये डिसाइड करता है कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि उसमें किस चीज को किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? क्वेश्चन पेपर, ताकि आप ये डिकोड कर पाए कि परीक्षा की प्रवृत्ति किस तरह की है, प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रश्न ये भी पूछा हुआ है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है या उसका काल क्या है, लेकिन ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में प्रवेशक है, प्रवेशक का प्रयोग किस अंक में है। यह पूछ लिया गया है कि शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग कौन से अंक में किया गया है। यह विशेष बात है।
बहुत सारी परीक्षाओं में ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं क्योंकि ये एक तरह का विशेष अध्ययन है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है। तो प्रश्न पत्र की जो प्रकृति होती है उससे निर्धारित होता है कि आपको किस तरह से अध्ययन करना है, किस दिशा में अध्ययन करना है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि अब तक की जो भी टीजीटी की परीक्षाएं हुई हैं, जिनके प्रश्न पत्र हमको उपलब्ध होते हैं आसानी से या थोड़ा परिश्रम करके, उन सभी प्रश्न पत्रों को आपको यहाँ लाइव या फिर रिकॉर्डिंग में, वैसे हम चाह रहे हैं कि लाइव ही लगवाया जाएगा। आपको सभी इस प्रश्न पत्र यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन एक बार में हो सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा क्लास चलेगी, फिर वो 2-2.5 घंटे चलेगी तो बहुत भारी हो जाएगी। इसलिए 50 प्रश्न एक बार में या 40 प्रश्न एक बार में 2 भागों में विभाजित करके प्रश्न पत्र को कराया जाएगा। लेकिन सभी प्रश्न पत्रों को आपको कराया जाएगा, क्लास आएगी और एक टाइम पे, किसी टाइम पे क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो सभी प्रश्न पत्रों को लाइव कराया जाएगा। दूसरी हमने एक थोड़ा सोचा कि क्या और क्या क्रिएटिव किया जा सकता है आपके लिए, और क्या ऐसा किया जा सकता है जिसके आपको और सहयोग मिले। तो क्या किया जा सकता है, जो अध्यापक आपको जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आज हमने नीति शतक के 10 श्लोक आपको पद पदार्थ सहित समास सहित सब कुछ पढ़ा दिया, तो उससे संबंधित 10 प्रश्न उसी दिन आपको करा दिए जाएं, ताकि आपको तुरंत आइडिया लग जाए कि उन श्लोकों में से आपको क्या तैयार करना है विधिवत, और क्या थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ध्यान ये रखना है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाते रहिए टाइम टू टाइम, और इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, ताकि आपको उसमें क्या पढ़ना है विधिवत तैयार हो जाए। तो 10 प्रश्न जो भी पढ़ाएगा, नीति शतक पढ़ा रहा है तो 10 प्रश्न उससे संबंधित, अभिज्ञान पढ़ा रहा है तो 10 प्रश्न उससे संबंधित, मतलब मैंने 5 श्लोक पढ़ाए विज्ञान के तो 10 प्रश्न उससे संबंधित, फिर मैंने अगले 5 श्लोक पढ़ाए तो 10 प्रश्न उससे संबंधित। तो इस तरह मान लिया जाए कि 10 क्लासेस हमने विज्ञान शाकुंतलम की ली, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 प्रश्न भी अभिज्ञान शाकुंतलम के हमने तुमसे पूछ लिए और तैयार करा दिया आपको। ये 100 प्रश्न वो होंगे जो हमारे पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज से भिन्न होंगे। अभी हम आगे और भी चर्चा करेंगे। अगला फिर क्या है कि हम टेस्ट सीरीज भी कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? टेस्ट सीरीज कराने वाले हैं। टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आपको एक परीक्षा का माहौल जो पूर्व में बनता है परीक्षा में, तो आपको भय रहता है कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे टैकल किया जाएगा, उसको थोड़ा सा सरल कर देने के लिए, सरलीकृत करने के लिए हम टेस्ट सीरीज भी कराएंगे। हम प्रयास करेंगे कि टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं, वो आकर के परीक्षा के कक्ष का जो माहौल लेना चाहते हैं या उसको महसूस करना चाहते हैं, तो वो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, आ सकते हैं, और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन तो खैर सबके लिए, ऑल ओवर इंडिया है, सबके लिए है। तो दोनों तरीके से किया जाएगा। हम 15 प्रश्न पत्र कराएंगे। 15 प्रश्न पत्र का मतलब हुआ 15 × 125। 125 प्रश्न आते हैं टीजीटी में। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होंगे जो, और 15 प्रश्न कराए जाएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो टीजीटी का सिलेबस 2 ही यूनिटों में बटा है, एक साहित्य और एक व्याकरण, इतना ही। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि टॉपिक वाइज 5 प्रश्न पत्र हैं टॉपिक वाइज करा लिए जाएं, कि गद्य काव्य का, फिर खंड का या फिर नाटकों का, और फिर व्याकरण का। व्याकरण में सुबंत तिङंत एक साथ करा लिया और कृदंत तद्धित स्त्री प्रत्यय एक साथ करा लिया, वो ऐसे हम कुछ व्यवस्था बना लेंगे। 5 प्रश्न टॉपिक वाइज कराएंगे और 10 प्रश्न पत्र जो होंगे वो पूरे सिलेबस से, जैसे आपसे टीजीटी में पूछा जाएगा वैसे बनाए जाएंगे, और बाद में उन प्रश्नों का भी आपको सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से दिलाया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, तकरीबन आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए? 1500 और 25 बचे 75, हाँ 125, लगभग 1625 प्रश्न ये हो गए। और प्रत्येक क्लास से जब 10 प्रश्न आपको कराए जाएंगे तो मेरा अनुमान है कि 1000 के आसपास प्रश्न वो हो जाएंगे। तो प्लस 1000 अगर आप कर दें तो ये हो गए 2625 प्रश्न। और अगर ये पीवाईक्यू सब करा लिए तो 4 प्रश्न पत्रों के भी कराए तो 500 प्रश्न ये हो गए। तो इसको भी अगर 500 जोड़ दिया जाए तो लगभग 3200 प्रश्नों का आपको क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। और मेरा अनुमान है कि टीजीटी की जैसी परीक्षा में 3200-3500 प्रश्नों का यदि आपने ठीक से अभ्यास कर लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे कोई प्रश्न छूटने वाला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो तथ्य है व्यक्तिगत सलाह वाला, बहुत सारे बैच चल रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि ऑफलाइन के युग से जब हम ऑनलाइन युग में आए हैं तो एक दिक्कत होती है। एक आदमी दिल्ली में खड़ा होकर पढ़ा रहा है,
दिल्ली में बैठ के पढ़ाने वाला व्यक्ति सभी संभावनाओं पर सोचकर आपके सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ देने का प्रयास तो करता है, लेकिन जो ऑफलाइन बैच में होता है कि सामने छात्र बैठा, अध्यापक पढ़ा रहा है, छात्र को जिज्ञासा हुई, छात्र ने पूछा और अध्यापक ने जिज्ञासा शांत कर दी, जिज्ञासा का निराकरण कर दिया, वो क्या होता है, एक तरीके से दो तरफा कम्युनिकेशन होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक तरफा कम्युनिकेशन है, इधर से जवाब जाएगा, उधर से प्रश्न आएगा, तो इसमें थोड़ा सा समस्या होती है। लोग पढ़ाते तो हैं, उनके जवाब देते हैं, कमेंट सेक्शन में जा करके पढ़ते हैं, उनके जवाब देते हैं, वो एक अलग विषय है, सब करते हैं। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत सलाह का सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। आपको नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, नंबर भी है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन का भी एक हम सेशन कराते हैं, मतलब सेशन क्या, ग्रुप ही है वो पूरा, तो ग्रुप डिस्कशन हम उसमें करते रहते हैं। सारी समय कोई प्रश्न है आप उसमें डालिए, उसका जवाब आपको मिलता रहेगा। नंबर पे कॉल कर लीजिए, मेल कर सकते हैं संस्कृत स्पेस के मेल पे। तो ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है इस बैच का। क्यों? पर्सनल गाइडेंस। सीयूटी की परीक्षाएं, अभी जो परीक्षाएं हुई है उसमें पर्सनल गाइडेंस मिला है। वो सभी बहुत सारे छात्र हैं जो बीएड करने के बाद एमए की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे इस बैच में भी हैं, एनरोल्ड हैं, और सीयूटी वाले में भी एनरोल्ड हैं, तो उन्हें पता है ये सारी बातें। तो ये पर्सनल गाइडेंस वाला जो पहलू है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए भी अब इस बैच की ये विशेषता है। अब ध्यान ये रखना है आपको कि सबसे पहले तो जाकर के संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। क्यों? इसकी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं छूटनी चाहिए क्योंकि मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, मतलब ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का कि आपको जितना यहाँ पढ़ाया जाएगा, यदि आपने आद्योपांत नोट्स बना करके रिवीजन करके उसको तैयार कर लिया, तो यदि आपका भाग्य खराब नहीं होगा, ब्रह्मा आपसे रूठे नहीं होंगे, तो कमीशन आपको नौकरी देने से रोक नहीं पाएगा। ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। इसलिए कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर, कोई भी सेशन आपसे मिस नहीं होना चाहिए, और उसके लिए आवश्यक है क्या? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो मिलता रहे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्णतया निःशुल्क है बैच, ये आप सब जान रहे हैं, निःशुल्क बैच है। और हम, आपको लगता होगा कि आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा टीजीटी पास करने के लिए, लेकिन आपसे ज्यादा परिश्रम हमें करना पड़ेगा, इसलिए कि आप पास हो सकें। क्योंकि आपकी प्रसिद्धि हमारी प्रसिद्धि, आपकी सफलता हमारी सफलता, इसलिए हमें और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक एक वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं। किसी गाइड, किसी भी कुछ भी गाइड लेने की आवश्यकता, पढ़ने की आवश्यकता उससे नहीं है। क्या करना है? मूल पुस्तक उठाओ। मूल पुस्तक का मतलब, जैसे हम किरातार्जुनीयम पढ़ा रहे हैं, प्रथम सर्ग लगा है, तो किरातार्जुनीयम आप खरीद लीजिए, किरातार्जुनीयम डाउनलोड कर लीजिए, पास में रखिए। 10 श्लोक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पद पदार्थ नोट्स रखिए सामने, और बढ़िया किताब से देख के पढ़ते रहिए और नोट्स बनाइए जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। कोई गाइड वाइड सहायता के रूप में यदि आपको लगता है कि आपकी आवश्यकता है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरल से सरल तरीके से और विशेष से विशेष आपको सामग्री पहुंचाई जाएगी आपके पास, ताकि हर हाल में आप परीक्षा पास कर सकें। इसलिए गाइड का सहारा लेने का प्रयास मत करिए, मूल पुस्तक से पढ़िए। कादंबरी पढ़ा रहे हैं सुकनासोपदेश, तो सुकनासोपदेश खरीदिए, सुकनासोपदेश की पंक्ति सह एकदम आपको सब पढ़ाया जाएगा। और चूंकि हम इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि हमें पता है कि जितना हम पढ़ाने वाले हैं, यदि हमने उतना पढ़ा दिया और आपने उतना पढ़ लिया, तो सच में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, आपके भाग्य के अलावा और आपके खुद के अलावा। इसलिए ध्यान रखिए, पूरे विश्वास के साथ लगे रहिए, जाने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी को, मैं आपको अध्यापक बना के ही मानेंगे, ध्यान रखिए आप, ठीक है। राहुल जी और कुछ है हमें बताने को? कुछ नहीं, यही बात है सर ने जो बताया कि आप लोग हमारी मेहनत के साथ कदम से कदम मिला करके चलिए, सिलेक्शन आपका पूर्णतः इसी टीजीटी बैच में आपका हो जाएगा, योगी बैच में हो जाएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात अच्छी सर ने ये बताई कि व्यक्तिगत सलाह कि आप कभी भी फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे जाकर के। संस्कृत स्पेस की मेल है sanskrit-8@gmail.com, वहां पर भी आप कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप YouTube पर जो भी क्लास चलेगी उसके कमेंट बॉक्स में भी आपको अपना प्रश्न लिख सकते हैं, वहां पर भी आपको उत्तर शीघ्रातिशीघ्र देखने का प्रयास हमारी संस्कृत स्पेस टीम करेगी। कुछ सिलेबस पाठ्यक्रम चर्चा का एक छोटा सा सेशन है, मैं आपको बस एक हिंट देना चाह रहा हूं कि पाठ्यक्रम कैसा है और उसमें क्या पूछा जाएगा, ताकि आप
तैयार हो सके पहले से कि मेहनत कितनी करनी है। यद्यपि जब हम टेस्ट लगवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाएंगे या जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हम आपको आइडिया दे देते हैं थोड़ा सा। क्योंकि पाठ्यक्रम से क्या होता है कि आप किसी भी परीक्षा को देने से पहले पाठ्यक्रम बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रम से ये पता नहीं चलता है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, पाठ्यक्रम से ये पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या क्या नहीं है। तो ये जान लीजिए कि पाठ्यक्रम को तैयार करने से आपका 50% पेपर तो सॉल्व हो जाएगा। बाकी हमसे सर बताएंगे क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और किस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लगा है, गद्य पद्य एवं नाटक। इसका अन्वय आप नीचे से करिए कि जो गद्य पद्य और नाटक लगे हैं उनमें क्या क्या पढ़ना है। तो निर्धारित अंकों के आधार पर यहाँ पर है पर शब्दार्थ, जिसको मैं पद पदार्थ कहता हूं। ठीक है, पद पदार्थ, सूक्तियां, एक भाग मात्र है केवल सूक्तियों का। उसके बाद शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी का मतलब जैसे पूछ लिया अनन्य मानसा विचिंतयन्ती यमनन्य मानसा में अनन्य मानसा पद में समास कौन सा है, पूछ लेगा आपसे, व्याकरणात्मक टिप्पणी है। विचिंतयन्ती में प्रातिपदिक कौन सा है, किस वचन का प्रयोग है, पूछ सकता है आपसे। तो ये सारी चीजें आपको विधिवत सभी श्लोकों की बताई गई। पिछली कक्षा में मतलब पिछली परीक्षा में मेरे ख्याल से जो 2021 में हुई है उसमें अनुमत गमना में समास पूछा हुआ है, अनन्य मानसा में भी पूछा हुआ है समास, निरत्रयम में समास पूछा हुआ है। ऐसे ही सवर्णलिंगी वर्णलिंगी पूछा गया है कि किसका विशेषण है, तो आपको विशेषण विशेष पे भी ध्यान देना है कि कौन सा पद किसका विशेषण बन रहा है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। चरित्र चित्रण का एक अलग से एक टॉपिक लगा हुआ है। चरित्र चित्रण का मतलब किसका कैसा स्वभाव है, किसकी कैसी प्रवृत्ति है। जैसे शाकुंतल में आपको बात करनी है दुष्यंत की, मान लो, तो कुछ गुण दे देगा आपसे, ऊपर एक पंक्ति दे देगा कि उनके गुणों की चर्चा कर देगा और पूछ देगा नीचे कि यह पंक्ति किस पात्र के ऊपर चरितार्थ होती है। जैसे दे देगा, यहाँ नीचे दे देगा अधिक भोजन करने वाला, अधिक बोलने वाला और हमेशा मजाक करने वाला, यह पंक्ति किस पर चरितार्थ होती है। दे देगा दुष्यंत दे देगा, फिर दे देगा वेत्रवती दे देगा, विदूषक दे देगा और सेनापति बल माने भद्रसेन का नाम दे देगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर किस तरीके से एक्टिंग करता है उस नाटक में, तो आप खट से बता देंगे कि विदूषक की बात कर रहा है। ठीक है, ग्रंथकर्ता का परिचय। वैसे देखा जाए तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है ग्रंथकर्ता का परिचय। क्यों? ग्रंथकर्ता के परिचय में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ग्रंथकर्ता का परिचय जब आप दे रहे हैं तो यहाँ केवल अभिज्ञान शाकुंतलम लगा हुआ है, लेकिन आपको मेघदूत के बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन आपको मालविकाग्निमित्रम के बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन आपको जो है और उनके जो ग्रंथ है ऋतु संहार इत्यादि उनके बारे में भी पता होना चाहिए। क्यों? ग्रंथकर्ता का परिचय है। ग्रंथकर्ता ने तो और भी 6 ग्रंथ लिखे हैं विज्ञान के अलावा, तो सामान्य उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। विशेष क्या पता होना चाहिए? अभिज्ञान शाकुंतलम लगा है, चौथांक लगा है, तो चौथांक तो आद्योपांत एकदम आपको क्लियर होना चाहिए और पूरे विज्ञान शाकुंतलम की कथा, उसके पात्र, उसके पात्रों का चरित्र चित्रण, उसका मंगलाचरण, उसका भरतवाक्य, उसका काल, उसका ग्रंथकर्ता के बारे में जो उक्तियां हैं, सूक्तियां हैं, जो उनकी प्रसिद्धि में कही गई उक्तियां हैं, किसने कही है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो आपको यहाँ कराई जाएंगी, बस आपको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ विषय लगा हुआ है क्या, नीचे देखिए। हाँ, कुछ ये विशेष ग्रंथ लगे हैं, इन सभी विशेष ग्रंथों का ये तैयार करना है क्या, सब में शब्दार्थ, सूक्तियां, शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण और ग्रंथकर्ता का परिचय आपको तैयार करना है। कौन कौन से ग्रंथ लगे? कादंबरी लगी है, लेकिन कादंबरी का सुकनासोपदेश मात्र लगा है। ठीक है, सुकनासोपदेश है, यहाँ पर सुकनासोपदेश लगा है। शिवराज विजयम लगा है, प्रथम निश्वास केवल लगा है इसका। ठीक है, किरातार्जुनियम लगा है, प्रथम सर्ग केवल। मेघदूत संपूर्ण लगा है, पूर्व में उत्तर में पूरा लगा हुआ है। नीति शतकम ये कम है, संपूर्ण लगा है, नीति शतक पूरा लगा हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक लगा हुआ है केवल, और उत्तर रामचरितम तृतीय अंक लगा हुआ है। अब देखो, लग रहा होगा कि अरे 4-5 तो ग्रंथ लगे हैं, प्रथम सर्ग और एक अंक लगा हुआ, कितना छोटा सिलेबस है। लेकिन जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको हवा लगेगी कि इनको पढ़ने में ही आपको 1 महीना लग जाएगा ढंग से, क्योंकि पूछ क्या रहा है ये देखना पड़ेगा आपको। कहाँ शुद्ध विस्कंभक, कहाँ मिश्र विस्कंभक, कहाँ प्रवेशक, कहाँ कौन सा अर्थोपक्षेपक कहाँ प्रयोग किया जा रहा है, किसने क्या वाक्य बोला। अगले किसी आप देखेंगे पिछली बार पूछा था को अन्यो होत वहा दग्धम प्रभवत, या फिर पूछा था
को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचते। इन वाक्यों को, अब इन वाक्यों में कंफ्यूजन है कि अनुसुईया बोल रही कि प्रेमवदा बोल रही। पता, एक संस्करण में अनुसुईया बोल रही, किसी अन्य संस्करण में प्रेमवदा बोल रही है, तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए। तो इनको तैयार करने में बड़ा समय लगेगा, बड़ा, इसीलिए इसको चुना गया है क्योंकि इसमें बड़ा विशेष अध्ययन की आवश्यकता इसमें है। ठीक है, आगे। अब ये तो हो गया साहित्य वाला पोर्शन जो अभी मैंने बताया। अब आता है व्याकरण वाला। मैंने अभी आपको बताया था कि देखा जाए तो बेसिकली दो ही पोर्शन है। कौन से? एक साहित्य, एक व्याकरण। तो ये व्याकरण वाला पोर्शन है। अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें जो टॉपिक्स हैं आपको अलग से नहीं पढ़ने। एक ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, किसका? बाबूराम सक्सेना जी का है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी का एक ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। इसके आधार पर आपको ये विषय तैयार करने हैं। वस्तुतः इन विषयों में लघु सिद्धांत इत्यादि में जो पढ़ा है विषय और जो इनकी पुस्तक में विषय है उसमें कोई अंतर नहीं है। पिछली बार परीक्षा में एक विषय, एक प्रश्न पर थोड़ा सा विवाद हो गया था, वो कृष्णस्त्रिता पूछा हुआ था, उसका विग्रह पूछ लिया था, तो यहाँ मिसप्रिंट था और असली में उसका जवाब कुछ और था, विकल्प उसमें सही था नहीं। तो कई, हालांकि बाद में उसको सही कर दिया गया है। तो लगभग इसमें वही बातें हैं जो बाकी व्याकरण के ग्रंथों में मिलती हैं। तैयार क्या करना है? संधि, समास, कारक एवं प्रत्याहार का परिचय, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग शब्दों का रूप, सर्व शब्द है ये, सर्व, यत, किम, युष्मद, इदम, अस्मद, अयम, इदम का ही रूप है, वो गलती से वहां सिलेबस में दिया हुआ है। सर्वनामों का रूप, 1 से 100 तक की संख्या, संस्कृत के शब्दों का ज्ञान, भूगम, प्रदमा, लग, हुन, हन है वो, हुन नहीं हन है, दुह, दा, भी, दिव, जन, तुद, रथ, प्रच्छ, यू तथा चुर, ये चुर है। धातुओं के लट, लोट, लिट, लं और विधिलिंग में रूप, मतलब 5 लकारों में इन धातुओं के रूप और ऊपर जो शब्द दिए हुए हैं उनको रूप। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि अभी तक की जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें इन सब की प्रक्रिया नहीं पूछी गई है। जैसे ये नहीं पूछा गया है कि रामायण में, ये नहीं पूछा गया कि आदि वृद्धि कौन से सूत्र से होगी, ये नहीं पूछा गया कि यहाँ पर अणत्व किस सूत्र से हो रहा है, ये नहीं पूछा गया कि यहाँ पर आदि वृद्धि किसके परे रहने पर होगी। सामान्यतः क्या पूछा है? आपसे पूछ लेगा दो धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा, या आपसे पूछ लेगा कि इदम शब्द का स्त्रीलिंग में चतुर्थी बहुवचन में क्या रूप बनेगा। मतलब केवल रूप पूछे जा रहे हैं, उनकी प्रक्रिया वो सिद्ध कैसे हो रहे हैं ये नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सब की यदि प्रक्रिया पूछ लेता तब तो ये फिर और कठिन हो जाता, फिर तो नेट के जितना हो जाता ये। तो इसलिए आपके लिए आसान है। इन सभी धातुओं के 5 लकार में और उन शब्दों के रूप सामान्यतः आपको आइडिया होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। बाकी मुझे लगता है राहुल सर हमारे व्याकरण पढ़ाएंगे और आपको एकदम गाने की तरह अगर ये न याद करा दिए तो बताइएगा, एकदम रामा रामो रामा रामम रामो, एकदम आपको रटवा देंगे वो एकदम। तो ये भी तैयार हो जाएंगे, कोई समस्या इसमें नहीं है। फिर क्या? संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान। अब जो ग्रंथ लगे हैं उनकी सूक्तियां तो पता ही होनी चाहिए। अन्य भी, जैसे मान लो जो ग्रंथ नहीं लगा है या ग्रंथ का कोई सर्ग नहीं लगा है लेकिन कोई सूक्ति बड़ी फेमस है, मान लो बुद्ध चरितम की कोई पंक्ति है बहुत फेमस है, लेकिन तो वो यहाँ आपसे पूछी जाएगी। क्यों? सुभाषित लगा हुआ है, कोई सूक्ति आपसे पूछी जा सकती है। तो अब जो हम लोगों ने 10 साल से हम संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें पता है कि प्रायः परीक्षाओं में कौन सी सूक्तियां पूछ ली जाती हैं। हम आपको यहाँ पढ़ा देंगे उनको। आपको क्या करना है? नोट्स बना के सुभाषित के नाम से उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है। वाक्य परिवर्तन और अशुद्धि परिमार्जन। वाक्य परिवर्तन करना है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कैसे कौन से वाक्य का परिवर्तन करना है राहुल जी आपको पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। कर्ता में कब तृतीया होगी, कर्म में कब प्रथमा होगी, सब अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। बहुत आसान तरीके से वाच्य परिवर्तन आपको सिखा दिया जाएगा। बिल्कुल जिनका संस्कृत बैकग्राउंड नहीं भी रहा है, थोड़ा सा उनको रूप वगैरह याद है तो वो भी आसानी से वाच्य परिवर्तन कर ले जाएंगे। अशुद्धि परिमार्जन क्या है? अशुद्धि परिमार्जन बेसिकली कोई अलग टॉपिक नहीं है, संधि समास कारक का ही प्रायोगिक रूप है। संधि समास कारक जो आपने पढ़ा है उसी का प्रायोगिक रूप है क्या? अशुद्धि परिमार्जन। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं लाकृति ही रूप बनता है, ठीक है, लाकृति सिद्ध होता है संधि होकर के। अब आपसे पूछ लेगा कि री धन आकृति,
ऐसे संधि विच्छेद करके दे देगा, इसका सही शुद्ध रूप कौन सा बनेगा या शुद्ध प्रयोग कौन सा बनेगा। नीचे दे देगा लाकृति ही, लरकृति ही और कुछ लारकृति ही, ऐसे करके कृष्णार्धी की तरह लरकृति ही, ऐसे कुछ दे देगा और आपसे कहेगा कि शुद्ध प्रयोग बताओ इसमें से कौन सा है, या अशुद्ध प्रयोग आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली अशुद्धि परिमार्जन जो टॉपिक है, संधि समास और कारक का प्रायोगिक पक्ष है वो, ठीक है। परिमार्जन प्रशिक्षणात्मक संस्कृत प्रशिक्षण की दृष्टि से व्याकरण, वही कि आप संधि को, समास को, कारक को प्रायोगिक तौर पर कैसे पढ़ा सकते हैं। तो प्रायोगिक तौर पर कैसे पढ़ाया जा सकता है, जो आप वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य संरचना आप कैसी बना रहे हैं, उस पर ध्यान देते रहिए, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा आपको प्रयास कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी कि कैसे आपको व्याकरण को प्रायोगिक दृष्टि से पढ़ना है, ठीक है। अनुवाद, पथादि की पठन आदि की, माने पठन पाठन की क्या विधियां, ये बेसिकली क्या है, जो टीजीटी है बीएड करने वालों को जो पठन पाठन की जो विधियां हैं, प्रविधियां हैं पढ़ाने की, वो जो पढ़ाई जाती हैं, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। यद्यपि इस वाले चैप्टर से अभी तक प्रश्न बहुत पूछे नहीं गए हैं, एक आधा प्रश्न ही पूछा गया है, तो हालांकि फिर भी हम उसको थोड़ा सा पढ़ा देंगे ताकि अगर पूछा जाए संभावना पर तो कर ले जाएं। अनुवाद, यदि आपको संधि, कारक, समास और थोड़े आपके पास शब्द संग्रहित हैं, अनुवाद में कोई समस्या होने ही वाली नहीं है। लेकिन प्रायः अनुवाद बहुत सरल पूछे जाते हैं, लट लकार में या लिट लकार में पूछे जाते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर, आसानी से आप उसको टैकल कर ले जाएंगे। तो ये है सिलेबस। सिलेबस केवल आपको लगा कि अरे 2 ही पार्ट हैं, साहित्य और दर्शन, साहित्य में भी 4-5 ग्रंथ लगे हैं, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, अभिज्ञान शाकुंतलम केवल चौथा अंक लगा है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम में 10 क्लासेस आपको अटेंड करनी पड़ेंगी 40-40 मिनट की, तब जाकर के अभिज्ञान शाकुंतलम से आने वाले 10 प्रश्नों का आप जवाब सही सही दे पाएंगे। तो इसलिए मेहनत आपको करनी है कि सिलेबस छोटा है। जब सिलेबस छोटा होता है तो विशेष अध्ययन और खूब बढ़ जाता है, अंदर से घुस घुस के चीजें पूछी जा सकती हैं। हो सकता है कि कालिदास के बारे में जो किंवदंती कही गई है उसके बारे में भी पूछ ले, तो इसलिए हमको हर तरीके से तैयार होना है। तो राहुल जी कंक्लूड करेंगे और फिर अगली कक्षाएं कल से शुरू होंगी। तो जैसा कि सर ने आपके सामने पूरा पाठ्यक्रम बता दिया, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सर ने आपके सामने डिस्कस कर दिया। और हम लोग इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही पूरे सेशन लेके आएंगे आपके सामने, पूरी क्लास भी उसी पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। कोई भी टॉपिक, कोई भी पंक्ति, कोई भी श्लोक, कोई भी व्याकरण का ज्ञान या कोई भी रूप, धातु रूप, शब्द रूप, अशुद्धि परिमार्जन, कोई भी टॉपिक आपसे अछूता नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों की क्लास कल से सर बता देते हैं टाइमिंग एक बार जो क्लास की रहेगी हम लोगों की। तो सर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आप लोग सुबह से अपने तैयारी कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग का जो समय होता है वो रिवीजन के लिए बेहतर होता है। तो आप नई नई चीजों को रिवीजन करें, नई नई चीजों को रिवीजन करें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और तो सर बताएंगे क्या हमारी क्लास की टाइमिंग रहेगी। तो अभी हम चूंकि डिस्कशन कर रहे थे कि क्या टाइमिंग अच्छी हो सकती है, तो सीयूईटी की कक्षाएं हमारी 10 बजे चलती थी, टाइमिंग वो भी ठीक है, लेकिन ये चूंकि किसी आप वो था कि एंट्रेंस एग्जाम है तो बच्चे लग के पढ़ते रहते हैं, लेकिन बीएड करने के बाद कोई बच्चा एमए कर रहा है, टीजीटी के साथ में तैयारी भी कर रहा है, तो दिन में कई सारे काम होते हैं, फुर्सत नहीं मिल पाती है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि शाम को 6 बजे से हमारी कक्षाएं नियमित रूप से चलती रहेंगी। शाम को 6 बजे आपको कक्षा मिल जाया करेगी, जो नियमित रूप से पाठ्यक्रमानुसार चलेगी। उसके अलावा प्रश्न पत्र है, पीवाईक्यू है, या 10 प्रश्न कराने हैं, वो आपको किसी भी समय मिल सकते हैं। जब आपको समय मिले तो देख लीजिए, हाँ नोटिफिकेशन, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आपको समय समय पर, ठीक समय पर आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे और आप उसको तैयार करते रहें। तो नियमित कक्षाएं जो चलेंगी वो 6 बजे से चलेंगी, लेकिन बाकी चीजें जैसे पीवाईक्यू जो कराया जाएगा वो आपको 6 बजे भी मिल सकता है, सुबह 10 बजे भी मिल सकता है। तो ऐसे कभी भी दिया जा सकता है, वो आपकी अनुकूलता और हमारी अनुकूलता के अनुसार दे दिया जाएगा, लेकिन क्लासेस आपको 6 बजे मिलेंगी। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास आपसे मिस ना होने पाए। जो लोग तैयारी करने वाले हैं उनसे तो बिल्कुल ना मिस होने पाए, ठीक है। आप YouTube के आइकॉन पर जाएंगे, सर्च बार में सिर्फ इंग्लिश में फॉर्मेट में आपको संकेत स्पेस टाइप कर देना है, आपको हमारा चैनल शुरू में ही दिख जाएगा, तो हो जाएगा। बाकी सब आप हमको टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, हमारा संकेत स्पेस नाम का चैनल टेलीग्राम पर भी है, उसकी भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फेसबुक पर भी आप संस्कृत स्पेस पेज से जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टा पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मेल आपको पता ही है संस्कृत स्पेस की, sanskrit space8@gmail.com,
और आप YouTube पर भी हमसे जुड़िए और प्रत्येक सेशन की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, मिलते हैं। लग के तैयारी करिए, आशा है कि आप अध्यापक होने वाले हैं, ये मान लीजिए। बस आद्योपांत सिलेबस तैयार करिएगा। ठीक है, नमस्ते। युवा से आज साधु युवा, पुनः मिलते हैं आप सबको। धन्यवाद।